हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 9 अक्टूबर को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाई डज USCIRF रिपोर्ट से अबाउट इंडिया। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, डेटा बेस्ड आर्टिकल है, प्री और मेंस दोनों के लिए काम आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाई इज़ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्ट्रगलिंग टू परफॉर्म बेटर। GS1 में क्वेश्चन आ सकता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, GS3 में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक वन ऑफ द सिक इंडस्ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है ग्रो करने में। क्या क्या इश्यूज़ हैं इस इंडस्ट्री के साथ वो डिस्कस करेंगे। सो जनरल इश्यूज़ तो मैं जनरल जो चैलेंजेस हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और जो स्पेसिफिकली आर्टिकल में दिए हैं वो। सो दोनों चीज़ें आपको लिखनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेंस में इस बार आपको क्वेश्चन दिख सकता है। 2025 की बात कर रहा हूँ, है ना। अगले प्री के बाद जो मेंस होगा बिल्कुल क्वेश्चन दिख सकता है। सो इसे अच्छे से नोट्स बनाकर तैयार करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे प्रोवाइड की गई होगी। मोर पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर लिंक होगी, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर पाएंगे, या फिर सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, हम आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाट डस USCIRF रिपोर्ट से अबाउट इंडिया। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 इंडियन सोसाइटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ऐसे के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। सो डेटा बेस्ड आर्टिकल है, मेंस में इम्पॉर्टेंट हो ही जाएगा। प्रीलिम्स के लिए यार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती है। इसकी जो रिपोर्ट है उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। और क्यों इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डेजिग्नेट किया गया है इस रिपोर्ट के द्वारा, वो सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में क्या है, उनका क्या रिस्पॉन्स है, ये एस्पेक्ट देखेंगे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। द वॉशिंगटन DC बेस्ड यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ऑन October 2 रिलीज द कंट्री अपडेट ऑन इंडिया फ्लैगिंग कोलैप्सिंग रिलीजियस फ्रीडम कंडीशन। सो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने, जो कि वॉशिंगटन DC में बेस्ड है, इसका मतलब वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, इसने October 2 को इंडिया की जो रिलीजियस फ्रीडम कंडीशन है उसे रेड फ्लैग किया है। ठीक, इसने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि इंडिया में जो रिलीजियस फ्रीडम है वो डिटेरिएट हो रही है। ठीक, सो 2024 की ये रिपोर्ट जो है October 2 को रिलीज़ की गई है, जिस दिन गांधी जयंती थी। ठीक, बात करेंगे आगे इसके बारे में। सबसे पहले व्हाट इज़ द USCIRF, पहले इसको देख लेते हैं कि USCIRF है क्या, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, इसकी रिपोर्ट कितनी रेलेवेंट है, ये सारे एस्पेक्ट। USCIRF इज़ एन इंडिपेंडेंट बायपार्टीसन US फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी created under the 1998 इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट। सो ये एक इंडिपेंडेंट और बायपार्टीशन US फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी है, मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार के द्वारा क्रिएट की गई है 1990 एक्ट से। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के अंदर इस बॉडी को बनाया गया है। इसका मेन पर्पस क्या है? इट मॉनिटर्स द यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ इन द कंट्रीज अदर देन US। सो यूनाइटेड स्टेट्स को दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसका काम बस यही है कि पूरे दुनिया में फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रैक्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसको मॉनिटर करने का काम करती है। इट्स असेसमेंट ऑफ कंट्री आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स एंड इन पर्टिकुलर आर्टिकल 18 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स विच स्टेट दैट everyone has a right to freedom of thought, conscience and religion. This right include freedom to change his religion or belief, and freedom either alone or in community with other, and in private or in public to manifest his religion or belief in teaching, practice worship and
ऑब्जर्वेंस। सो बेसिकली ये जो असेसमेंट कर रहा है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड पर बेस्ड होते हैं और आर्टिकल 18 पर बेस्ड है, जिसमें ये कहा गया है कि हर इंडिविजुअल को सोचने की और रिलीजन प्रैक्टिस करने की पूर्णतः आज़ादी है। अगर वो रिलीजन बदलना चाहता है अकेले या फिर ग्रुप में या फिर कम्युनिटी में, तो ये उसका पर्सनल मैटर होगा, उसे रिलीजन बदलने की कंप्लीट फ्रीडम होना चाहिए। सो ये इन्हीं स्टैंडर्ड के बेसिस पे क्या करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है सारी दुनिया की कंट्रीज़ के लिए और फिर वो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, The USCIRF is distinct from the Office of International Religious Freedom, which is part of the US State Department. जो USCIRF है ये ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम से अलग है, ठीक है। इन दोनों को एक नहीं समझेंगे। जो IRF है वो भी एनुअल रिपोर्ट क्या करता है, रिलीज करता है ऑन रिलीजियस फ्रीडम, while the USCIRF report could have a bearing on the country image, the IRF stance is more consequential for bilateral relation. सो जो USCIRF की रिपोर्ट है वो कंट्री की इमेज ज़रूर ख़राब कर सकती है अगर इन केस एनी रेड फ्लैग्स हो, लेकिन जो IRF की रिपोर्ट आती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और वो US और दूसरी कंट्री के जो बायलैटरल रिलेशन है उसके ऊपर असर डाल सकती है। ना बात कर लेते हैं व्हाट डज़ द USCIRF डू। तो ऑब्वियसली जो रिपोर्ट बनाता है, मॉनिटर करता है रिलीजियस फ्रीडम को, है ना, across the world through travel, research and meetings with representative of international human rights group, NGOs, victim of prosecution and foreign officials with the aim of putting out report every year. So USCIRF का काम क्या है, रिलीजियस फ्रीडम को मॉनिटर करना अक्रॉस द वर्ल्ड। कैसे करता है, ट्रैवलिंग करके, रिसर्च करके, मीटिंग करता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप से, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बातचीत करते हैं, NGO से मिलते हैं और जो विक्टिम्स हैं उनसे भी मुलाकात करके इस तरह की रिपोर्ट तैयार की जाती है। सो रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट होती है, ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो कर दिया, ठीक। सो ये एक रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट है और उसके बाद ये जो रिपोर्ट बनती है उसके हिसाब से इन लोग 2-3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कंट्री को, जैसे कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। इट ऑल्सो शेयर अनदर लिस्ट ऑफ कंट्री दैट इन असेसमेंट ought टू बी इंक्लूडेड इन स्टेट डिपार्टमेंट स्पेशल वॉच लिस्ट। सो दो तरीके की लिस्टिंग होती है इसमें, एक होती है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न और दूसरी स्पेशल वॉच लिस्ट, है ना। दोनों में कंट्रीज़ को डाला जाता है जहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम बहुत अच्छी नहीं है। Countries that commit systematic, ongoing, and egregious violation of religious freedom would be designated as CPC. So countries जो कि systematically वायलेशन कर रही है रिलीजियस फ्रीडम का, उसे हम काय में डाल देते हैं, CPC में डाल देते हैं, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में। Countries whose government engage or tolerate in severe religious freedom violation but do not rise to the CPC standard of systematic, ongoing and egregious would be included in SWL। जहाँ पर सरकार भी क्या कर रही है, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स जो कि रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट कर रहे हैं उनका समर्थन कर रही है या फिर उनसे प्रॉपरली डील नहीं किया जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में जो कंट्री होगी उसकी लिस्टिंग स्पेशल वॉच लिस्ट में की जाती है। इफ़ द US डिपार्टमेंट एक्सेप्ट द USCIRF रिकमेंडेशन एंड डेजिग्नेट अ कंट्री एज CPC, देन अंडर द IRFFA it has a range of policy option including sanction to address such kind of violation। So US स्टेट डिपार्टमेंट अगर एक्सेप्ट कर लेता है इनकी रिकमेंडेशन और किसी कंट्री को CPC डेजिग्नेट कर दिया जाता है, सो ऐसे में जो गवर्नमेंट होगी उनके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए। कैसे कर सकते हैं, वाया इकोनॉमिक सैंक्शन। हो सकता है इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दे, बोले कि तुम लोग अगर रिलीजियस फ्रीडम नहीं इंश्योर करोगे तो हम आपसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर एक्सपोर्ट जो भी एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है उसमें ड्यूटीज़ बढ़ा दी जाएगी, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट होंगे वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे और धीरे धीरे इंडिया के एक्सपोर्ट कम होने लगेंगे। सो इस तरह की चीज़ें
कर सकता है, यूनाइटेड स्टेट सैंक्शंस लगा सकता है। अब इंडिया के बारे में क्या अपडेट है इस रिपोर्ट का, जो अभी 2 अक्टूबर को इसने रिलीज़ किया है। इसमें क्लियर कट कहा है कि इंडिया में जो रिलीजियस फ्रीडम है वो डिटोरिएट हो रही है और कंसर्निंग ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रही है, थोड़ा सा चिंता का विषय है। इन्होंने सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट 2019 के जो रूल्स अभी मई दिस ईयर में पब्लिश हुए हैं उसके बारे में बात की है। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे लॉज हैं जैसे कि जिसे डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन में इंक्लूड किया गया है। फॉर एग्जांपल एंटी कन्वर्जन लॉ, काउ स्लॉटर्स लॉ एंड एंटी टेररिज्म लॉ। इसके थ्रू जो है लगातार माइनॉरिटी को रिप्रेस और रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है और उनकी फ्रीडम को जो है रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और इसके हिसाब से जो 2024 की एनुअल रिपोर्ट है उसमें इंडिया को एज अ सीपीसी कंट्री डेजिग्नेट किया गया है। इंडिया ने क्या रिस्पॉन्ड किया? इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक पर्सन हैं रणधीर जायसवाल, वो आए और उन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट फालतू है, बायस्ड है, पॉलिटिकल एजेंडा है और हम इस रिपोर्ट से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ऑब्वियसली इंडिया तो यही कहेगा, ये जो रिपोर्ट्स है ये क्या कर रही है, ख़राब तरीके से फैक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, मिस रिप्रेजेंट कर रही है फैक्ट्स को और इंडिया के खिलाफ एक नरेटिव बनाया जा रहा है। क्या एक्चुअल में जो रिपोर्ट है वो बायस्ड और एजेंडा ड्रिवन है? सो रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो जनरली इनकी जो रिपोर्ट है वो रिसर्च बेस्ड होती है और बैकिंग किसकी होती है? रिसर्च की बैकिंग होती है। उसमें क्लियरली जो सोर्सेज हैं वो साइट किया गया है कि कहाँ से, कौन सी जगह से ये सोर्स लिया गया है रिपोर्ट बनाने की। सो अभी तक के ऐसे तो कोई एविडेंस नहीं दिख रहे हैं कि जो फैक्ट्स है उसे मिस रिप्रेजेंटेड किया गया हो। इवन हर क्लेम को पब्लिकली वेरीफाइबल डॉक्यूमेंटेशन के साथ बैकिंग की गई है। हालांकि इसकी जो टाइमिंग है वो थोड़ा कंसर्निंग है और टाइमिंग के कारण भी इसे एजेंडा ड्रिवन कहा जा रहा है। USCRF as a body that works with the US government and notwithstanding its independent status is now considered by many countries as a tool of US foreign policy। वैसे तो इसे इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया है, जैसे कि इंडिया में ट्राई है, इंडिपेंडेंट बॉडी है लेकिन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस तो होता ही है। सो बहुत सारी कंट्री इसे इंडिपेंडेंट नहीं मान रही, इसे यूएस की फॉरेन पॉलिसी का एक टूल मान रही है दबाव डालने के लिए, है ना, किसी भी कंट्री पे कि अरे तुम्हारे इसमें तो ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे इसमें तो वो प्रॉब्लम है, तो एक उनको फोर्स करने के लिए ठीक है तुम्हारी प्रॉब्लम है, हम सैंक्शन नहीं लगाएंगे लेकिन उसके बदले में तुम्हें ये करके देना होगा। सो नेगोशिएशन के लिए उनके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाती है। सो एक तरीके से ये एजेंडा है, ऐसा कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, क्या इनकी जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग होती है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यूएस स्टेटमेंट डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि उसे ये एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्ट्रगलिंग टू परफॉर्म बेटर। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग द सिक इंडस्ट्री। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसमें आंसर हो सकता है अगर ऑप्शन में है तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल कर रही है इंडस्ट्री आज के समय में वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही है। और आपको डायरेक्टली मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। सो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। Union Minister of Textiles Giriraj Singh recently said that the Indian textile and apparel sector is aiming for total business of $350 billion annually by 2030, which is to generate 3.5 crore jobs. However, the industry went through a tumultuous phase during the last 2 financial years, casting a shadow on the possibility of 10% CAGR। सो रिसेंटली जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर है उसे हम कोशिश करेंगे कि 2030 तक बढ़ा करके उस इंडस्ट्री के टोटल बिजनेस को $350 बिलियन तक पहुंचाया जाए। और अगर ऐसा होता है तो लगभग 3.5 करोड़ जॉब्स जनरेट होगी। लेकिन पिछले कुछ 2 सालों में, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल फेज से गुज़र रही है
और बहुत मुश्किल है कि 10% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहे अगले 4 से 5 साल। सो ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि किस तरीके से हम $350 बिलियन तक पहुँचेंगे। अभी स्टेटस क्या है? अभी की बात करें तो जो इंडस्ट्री है वो $150 बिलियन की है इन 2021 विथ ऑलमोस्ट $110 बिलियन is contributed by domestic businesses. In fiscal year 2022, India was the third largest textile exporter globally, enjoying a 5.4% share. So अगर आप एक्सपोर्ट में बात करेंगे तो इंडिया थर्ड नंबर पे है जो टेक्सटाइल में, तीसरी ऐसी कंट्री जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक, टोटल अगर शेयर की बात करोगे तो वर्ल्ड ट्रेड में टेक्सटाइल में 5.4% के अराउंड एक्सपोर्ट शेयर है। इंडिया ऑल्सो हैव द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी किसकी है? इंडिया की है। काय में? टेक्सटाइल सेक्टर में। With a robust capability across the value chain, the sector contribution to GDP is close to 2.3%. So GDP में इसका contribution कितना है? 2.3% के अराउंड है। ठीक है, एंड 10.6% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड इन फिजिकल ईयर 2023। सो ये डेटा है, इसको आप डेटा को लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट होता है। जब भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में आएगा तो आपको डेटा यूज़ करना पड़ेगा। लगभग 105 मिलियन पीपल है जिनसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री जॉब दे रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। Fiscal year 21-22 saw tremendous growth with $43.4 billion एक्सपोर्ट, है ना। ग्लोबल मार्केट्स 2021-22 के अराउंड जो है काफ़ी बेहतर स्थिति में थे। पेंडेमिक से जस्ट निकले थे, पेंट अप डिमांड बढ़ी थी, है ना। एकदम सडनली लॉकडाउन खुला था तो एक्सपोर्ट में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई थी उस साल। ठीक, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ग्रोथ उसी साल हमें देखने को मिली। फिर प्रॉब्लम आई 2022-23 से। 22-23 के बाद जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होने लगी ग्लोबल मार्केट में, और यही डिमांड 2024 में और कम होती चली गई। किसकी? टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की। अब टेक्सटाइल प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, दैट मीन्स कि देयर इज़ अ स्लम्प इन एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड भी कम हो रही है और एक्सपोर्ट में भी जो है डिमांड कम हो रही है। सो ओवरऑल प्रोडक्शन क्या होगा? कम होना ही पड़ेगा और इंडस्ट्री जो है स्ट्रेस फील करेगी। सो इसके कारण जो है, फॉर इंस्टेंस तमिलनाडु में ऑलमोस्ट 500 टेक्सटाइल मिल्स थी जो कि क्लोज हुई है पिछले 2 सालों में, है ना। इतना ज़्यादा जो है क्राइसिस देखने को मिल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इतना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है ना। क्वेश्चन है कि ये जो एक्सपोर्ट स्लम्प है ये आया क्यों है, इसके पीछे के रीजंस बात कर लेते हैं। सो एक्सपोर्ट स्लम्प के पीछे के रीज़न तो आप जानते हैं, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट लगातार आप देख रहे हैं वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। अब जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल स्लो डाउन इन यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स, पिछले 3-4 सालों से स्लो डाउन चल रहा है। नेक्स्ट है जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूक्रेन रशिया का इशू चल रहा है, उसके अलावा मिडिल ईस्ट की बात कर लो, पूरा केओस यहाँ पर बचा हुआ है। सो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है और उसके कारण जो ओवरऑल जो ग्रोथ है कंट्रीज़ की वो उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रही। अब ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी तो परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी, परचेसिंग पावर लोगों की नहीं बढ़ेगी तो वो चीज़ें कंज्यूम नहीं करेंगे, और कंज्यूम नहीं करेंगे तो इंपोर्ट नहीं होगा, और इंपोर्ट नहीं होगा तो इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं होगा, और एक्सपोर्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली नुकसान तो इंडिया को हो ही रहा है ना। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, और वो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट और जो कंट्रीज में इन्वॉल्व है वहाँ पर स्लम्प आने से हो रही है ये सारी चीज़ें। दिस वॉज एक्सक्रेबेटेड बाय हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस ऑफ बोथ कॉटन एंड मैन मेड फाइबर्स एंड ग्रोइंग इम्पोर्ट ऑफ फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स। सो जो प्रॉब्लम है वो और किससे ज़्यादा बढ़ गई है? जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कॉटन के प्राइसेस भी हाई हैं, मैन मेड फाइबर्स के भी प्राइसेस हाई हैं, और लगातार फैब्रिक्स और गारमेंट का इंपोर्ट किया जा
जा रहा है, सस्ते फैब्रिक गारमेंट का इंपोर्ट हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ 10% इम्पोर्ट ड्यूटी कॉटन में लगाई गई है, जिसके कारण इंडिया का कॉटन ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू इंटरनेशनल प्राइसेस। इन द केस ऑफ MMF, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हैज़ डिस्टर्ब रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी एंड प्राइस स्टेबिलिटी। सो जो कॉटन इंपोर्ट हो रहा है उसमें 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही है, जिसके कारण इंडिया में रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है। MMF के साथ मैन मेड फाइबर के साथ प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी कंट्रोल लगा के रखे हैं और उसके कारण जो प्राइस है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है। ओवरऑल जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने का मतलब क्या है? ओवरऑल जो फाइनल गुड है उसकी प्राइस बढ़ती चली जाएगी, और फाइनल गुड की प्राइस बढ़ेगी इसका मतलब इसकी कॉम्पिटिटिवनेस कम होती चली जाएगी। कॉम्पिटिटिवनेस कम होती चली जाएगी इसका मतलब जो वर्ल्ड मार्केट है वहाँ पर ये प्रोडक्ट्स compete ही नहीं कर पाएंगे, और फिर है ना, अगर आप एक्सपोर्ट करना भी चाहें तो पॉसिबल नहीं होगा, आपके प्रोडक्ट्स कोई लेगा नहीं क्योंकि वो महंगे होंगे। और स्पेशली स्लो डाउन में जब लोगों के पास पैसा कम होता है तब वो सस्ती चीज़ें ही प्रेफर करते हैं, महंगी चीज़ें प्रेफर नहीं कर पाते हैं। सो ऐसे में आपका जो एक्सपोर्ट होगा वो धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। इंडस्ट्री हमें डिमांड कर रही कि ये इम्पोर्ट ड्यूटी को रिमूव करो एटलीस्ट ड्यूरिंग द ऑफ सीज़न मंथ ऑफ अप्रैल टू अक्टूबर। अप्रैल से अक्टूबर के बीच में जो ऑफ सीज़न मंथ होता है एटलीस्ट उसमें तो आप ये इम्पोर्ट ड्यूटी हटा ही सकते हैं। और कह रही है कि रॉ मटेरियल एटलीस्ट जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या क्या इश्यूज़ हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दूसरे जो इशू हैं वो हैं टेक्नोलॉजी, नो हाउ, है ना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा मैक्सिमम MSME इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक, और ये इंडस्ट्री बड़ी नहीं हो पा रही है। थर्ड क्या है, इनके पास जो एक्सेस टू क्रेडिट है वो एक बहुत बड़ा इशू है, प्रॉपरली क्रेडिट नहीं मिल पाता। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स का बहुत बड़ा क्रंच है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है, लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ होती जा रही है, उसके कारण इनकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है और इनकी सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन में आ रही है। सो ये कुछ 4-5 पॉइंट हो जाएंगे जिसे आप अलग से लिख सकते हैं। और अदर चैलेंजेस देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम पॉलिसी इशू, इंडस्ट्री इज ऑल्सो स्टेयरिंग एट डिसरप्शन इन इट्स ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम है उसमें भी हमें डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। पहले डायरेक्ट रिटेलिंग हुआ करती थी, अब सीधे ई-कॉमर्स का यूज़ करके कस्टमर तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जा रहा है, और ये नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और इस ट्रेंड में नए नए स्टार्टअप एंटर हो रहे हैं, बाहर से पैसा एंटर हो रहा है ना, FDI भी आ रहा है। सो जो ट्रेडिशनल आपके मिल ऑनर्स थे, जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल मिल्स वाले लोग थे, वो सारे के सारे उन्हें बंद करना पड़ रहा है क्योंकि टफ कट थ्रोट कंपटीशन हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, जितने भी आपके फॉरेन ब्रांड्स हैं वो धीरे धीरे ESG सस्टेनेबिलिटी टारगेट को अडॉप्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल गवर्नेंस अक्रॉस द सप्लाई चेन, और इसके अंदर वो सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स दे रहे हैं और उन वेंडर से चीज़ें सोर्स कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हैं और बेसिकली जो सोशल गोल्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक वेंडर है जो कि चाइल्ड लेबर रखा हुआ है, ऐसे लेबर से जो फॉरेन ब्रांड्स होंगे वो किसी भी तरह के ऑर्डर नहीं लेगा, और अगर लेगा तो उसे ख़त्म मतलब उसे कैंसिल कर देगा। सो ऐसे में कई सारे वेंडर्स हैं जो कि मार्केट से बाहर हो गए हैं, फॉरेन प्लेयर्स उनसे किसी भी तरीके से एंगेज नहीं कर पा रहे हैं। सो ये चेंज भी देखने को मिल रहा है। अगर ESG स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ऐसे में ये हो सकता है कि जो फॉरेन ब्रांड्स हैं वो अल्टरनेटिव कंट्री देखें। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश और वियतनाम ऐसी कंट्री है जो कि इंडिया को बहुत ज़्यादा चैलेंज कर रही है एक्सपोर्ट्स में, और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है,
जो चेंज देखने को मिल रहा है और जो चैलेंज है, कस्टमर इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज ऑल्सो प्रीफर टू शॉप इन मल्टी ब्रांड आउटलेट्स टू हाइपर मार्केट, दे डू नॉट वांट टू स्टेप इनटू आउटलेट्स ऑफ लेस नोन ब्रांड। सो ब्रांड कॉन्शियस होते जा रहे हैं लोग। अब लोग चाहे रूरल एरिया हो चाहे सेमी अर्बन एरिया हो, लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ब्रांडेड कपड़े पहने और अच्छे क्वालिटी के कपड़े पहने। उसका रीज़न एक ये भी है कि इंडिया में जो परचेसिंग पावर है वो इम्प्रूव हो रही है, इंडिया का मिडिल क्लास जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। सो व्हाट नेक्स्ट इज इंडिया को लगभग $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, तभी वो $350 बिलियन का टारगेट जो है 2030 तक पूरा कर पाएगा। ओवरऑल अगर कॉस्ट में लेबर कॉस्ट की बात करें तो जो लेबर कॉस्ट है वो लगभग 10% है प्रोडक्शन कॉस्ट की, और अगर ट्रेन टेक्सटाइल वर्कर है तो उसे ₹550 पर डे का मिलता है, अनस्किल्ड वर्कर है तो उसे ₹450 प्रतिदिन का मिल रहा है। सो ओवरऑल यहाँ देखें तो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग नहीं हो सकती, इंडस्ट्री के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड उन्हें करना ही पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हुए उन्हें प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा और एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, वेस्टेजेस को कम करना पड़ेगा। सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा।